हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटोर सीए शुभम सेठी। हम लोग अपना 11th अकाउंट्स का बेटा एक चैप्टर कर रहे थे, अकाउंटिंग इक्वेशन। उसका है आज क्लास नंबर 7। तो इससे पहले कि मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करवाऊं, तो उससे पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन कर तो रहे हैं, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बट ये समझ में नहीं आता कि कैपिटल में कब प्लस करें और कब माइनस करें। तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट एक ट्रिगर दिया था। मैंने कहा था कि दो इसके ट्रिगर पॉइंट होते हैं जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैपिटल में कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हो, कोई भी आप एक्सपेंडिचर खर्च करते हो, तो उस केस में अगर तो आपकी कोई न्यू एसेट डेवलप हो रही है तो उस केस में कैपिटल में एडजस्टमेंट नहीं होता। जैसे मान लो आपने मशीनरी खरीदा, आपने फर्नीचर खरीदा, आपने गुड्स खरीदे, तो कैपिटल में इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि आपने खर्चा किया और साथ में एक न्यू एसेट डेवलप हो गई। मान लो मैंने फर्नीचर खरीदा, तो उसका डबल इफेक्ट क्या होता है कि बिजनेस में फर्नीचर आ गया और कैश चला गया। अगर मान लो मैंने मशीनरी खरीदी, तो डबल इफेक्ट क्या होता है कि मशीनरी प्लस हो गई और कैश माइनस हो गया। तो कैपिटल में नहीं गया कब? अगर हमारा खर्चा करने पे कोई न्यू एसेट बन जाती है तो कैपिटल में एक्सक्यूज मी एडजस्टमेंट नहीं होती। लेकिन अगर आपने कोई खर्चा किया और आपकी कोई न्यू एसेट नहीं बनी, तो उस केस में उस खर्चे को बोला जाता है कंजम्पशन वाला खर्चा। और कंजम्पशन वाले खर्चे के अंदर बच्चों कैपिटल में से माइनस करवाया जाता है। एग्जांपल, आपने रेंट पे किया। अब मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी किराए पे ले रखी थी, मैंने उसका रेंट पे कर दिया। तो रेंट पे करने से क्या मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया? आंसर इज नो। तो ऐसे खर्चे को कंजम्पशन वाला खर्चा बोलते थे। रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, इंटरनेट के चार्जेस हो गए, सैलरी ऑफ द स्टाफ हो गया, ये सब मेरे खर्चे कंजम्पशन के थे, क्योंकि ये खर्चा करने से मेरी कोई न्यू एसेट क्रिएट नहीं होती। तो वहां पर आपका कैपिटल में इफेक्ट आता था, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। उसका दूसरा फेस है ये। दूसरा फेस है कि अगर आप लोगों ने मान लो कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया, तो आपको दो तरीके से देखना है कि खर्चा करने से अगर मेरी कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, मतलब मैंने पेमेंट करी और मेरी कोई लाइबिलिटी जो है वो कम हो रही है, जैसे मान लो कि मैंने लोन ले रखा था, अब लोन का पैसा वापस कर रहा हूँ, तो उस केस में कैपिटल में इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर आपने कोई खर्चा किया और आपका लाइबिलिटी कम नहीं हो रहा, तो उस केस में ऐसे खर्चे को माना जाता है कंजम्पशन वाला खर्चा। और कंजम्पशन वाले खर्चे में कैपिटल में से माइनस होता है। इसका एग्जांपल था, मान लो मैंने बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन लेने पर जब मुझे पैसा लौटाना पड़ता है तो उसे ईएमआई के थ्रू लौटाना पड़ता है, दैट इज इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट में होते हैं दो इंग्रेडिएंट, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है बच्चों इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे मैंने मान लो 10 लाख का लोन लिया, तो हर साल मैं क्या कर रहा हूँ, 2-2 लाख रुपए उसके पैसे वापस कर रहा हूँ। तो 2-2 लाख रुपए मेरा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, लोन का अमाउंट। और ऑब्वियसली मैंने लोन लिया है तो मेरे ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। तो मुझे जब पैसा लौटाना होता है तो मुझे प्रिंसिपल भी लौटाना होता है, मुझे इंटरेस्ट भी लौटाना होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोन का पैसा वापस करते हो, प्रिंसिपल अमाउंट लौटाते हो, इसका मतलब आपने खर्चा किया और आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, तो कैपिटल में इफेक्ट नहीं आएगा, कैश में से माइनस और लाइबिलिटी में से माइनस। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई खर्चा किया और आपका लाइबिलिटी कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो खर्चा कंजम्पशन वाला है। जैसे आपने क्या किया, इंटरेस्ट की पेमेंट करी। अगर आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो तो उससे लोन का अमाउंट कम नहीं होता, लाइबिलिटी कम नहीं होती। तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं बेटा कंजम्पशन वाला खर्चा। तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। अब जैसे सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, टेलीफोन का बिल है, स्टेशनरी है, तो ये सब हमारे कंजम्पशन वाले खर्चे हैं। क्योंकि अब इसको एक साथ करके पढ़ते हैं। ये खर्चा करने से ना तो मेरी कोई नई एसेट बन रही है, ना मेरी कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं कंजम्पशन वाला खर्चा। तो इसका इफेक्ट होगा बच्चों क्या, कैश में से माइनस और कैश में से माइनस और कैपिटल में से भी माइनस। तो अब जब भी चेक करोगे किसी खर्चे के ऊपर कि कैपिटल में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप क्या चेक करोगे, अगर आपने कोई खर्चा किया, अगर आपकी कोई न्यू एसेट बन रही है या अगर आपकी कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, तो कैपिटल में नहीं जाएगा। अगर खर्चा करने पे ना तो मेरी कोई नई एसेट बन रही है, ना मेरी कोई पुरानी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो ऐसे खर्चे को आप कंजम्पशन वाला खर्चा बोलेंगे और कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वाली कंफ्यूजन आपके दिमाग में से हटेगी। अब हम लोग करवाते हैं इसकी थोड़ी सी डबल एंट्री की प्रैक्टिस। जैसे ये हो जाता है जी आपका एसेट, ये हो जाता है कैपिटल, ये हो जाता है बच्चों आपका लाइबिलिटी। आइए प्रैक्टिस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है सर? पहला पॉइंट है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, ओपन द बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। तो इसका मतलब क्या है कि उसने बिजनेस में कैश कितना लगाया? सर उसने बिजनेस में कैश लगाया 1 लाख और बैंक में कितने पैसे रखे? सर बैंक में पैसे डाले हैं 4 लाख। अब दोनों के दोनों कंट्रीब्यूशन ओनर ने अपनी जेब से करे हैं। तो ओनर अगर अपनी जेब से कोई भी कंट्रीब्यूशन बिजनेस में करता है, तो कैपिटल क्या हो जाता है बच्चों,
प्लस। तो ये आपका फर्स्ट का है। अब मैं एक एक करके आपको इसकी डबल एंट्री की प्रैक्टिस कराऊंगा। एक समझिए, नोट डाउन करिए, फिर सेकंड समझिए, नोट डाउन करिए, थर्ड समझिए, नोट डाउन करिए। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला, सेकंड वाले को देखिए। सेकंड वाला कहता है बच्चों, परचेज द बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर 12 लाख, पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई 10 लाख। इसका मतलब क्या है कि उसने क्या किया, बिल्डिंग लिया है 12 लाख रुपए का, उसमें से लोन लिया है 10 लाख रुपए का। इसका मतलब 2 लाख रुपए खुद से पे किया होगा बिजनेस के पैसों से। अब चेक करो, ऊपर 2 लाख कैश में तो पड़ा नहीं है, 2 लाख किस में पड़ा है, बैंक में पड़ा है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, बिजनेस के अंदर एसेट में बिल्डिंग आ जाएगी। कितने की बिल्डिंग आ गई, 12 लाख। अब कैश में उतना बैलेंस ही नहीं है, तो मैं क्या मानूंगा कि मैंने पेमेंट चेक से करी होगी। तो बैंक में से कितना माइनस हो गया, बैंक में से माइनस हो गया 2 लाख। और लाइबिलिटी में लोन कितने का आ गया, लोन आ गया 10 लाख। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आती है कि बच्चों 12 लाख की बिल्डिंग ली है और 10 लाख रुपए का लोन लिया है, तो 2 लाख रुपए की पेमेंट आपने करी होगी कैश में, बट कैश की अवेलेबिलिटी उतनी है ही नहीं। इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि आप चेक करिए, अगर कैश में उतना पैसा है ही नहीं तो आप पे करोगे कैसे। तो आपने ही चेक किया एक्सक्यूज मी, बैंक में पैसे पड़े थे, तो आपने पेमेंट किससे करी होगी, बैंक से। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नंबर 3 समझाता हूँ। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया था सेकंड वाले में, बाकी ज़्यादा नहीं। नंबर थर्ड वाला देखो बच्चों, थर्ड वाला बोलता है आपने इंटरेस्ट पे किया लोन पे 20,000 रुपये और इंस्टॉलमेंट पे करिए 1 लाख। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख और इंटरेस्ट का अमाउंट है 20,000। तो टोटल बिजनेस में से कैश कितने का गया, अब कैश उतना अवेलेबल होगा तो कैश में से माइनस, और अगर कैश उतना आपके अवेलेबल नहीं है तो बैंक में से माइनस। कितना, 1,20,000 रुपये। बट इतना ध्यान रखना, जब भी अगर आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कैश का कॉलम बनाओ तो कभी भी आप उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हो जितना कैश में आपके पास अवेलेबल है। कि कैश में अवेलेबल तो 2 लाख है, आपने बोला खर्चा हो गया 3 लाख, ऐसा नहीं है। फिर आप दूसरा सोर्स देखिए, क्या आपके बैंक में पैसे पड़े हैं तो पेमेंट बैंक से कर देना। अब बताओ प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए, तो लोन में से माइनस हो जाएगा 1 लाख रुपए। और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 20,000 रुपए। अब भाई इंटरेस्ट का अमाउंट एक ऐसा अमाउंट होता है जो कंजम्पशन वाला खर्चा है, क्योंकि ना तो उससे कोई एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही उससे कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। तो कैपिटल में माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 20,000। तो आप अगर पेमेंट करते हैं और उसमें प्रिंसिपल का अमाउंट पे करते हैं, तो प्रिंसिपल के अमाउंट का मतलब होता है कि एक तरीके से लोन का अमाउंट उतार रहे हो, तो कैश में से माइनस और लाइबिलिटी में से माइनस। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है बच्चों कंजम्पशन वाला खर्चा, मायने कि ना तो कोई न्यू एसेट क्रिएट हो रही है और ना ही कोई हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो एक तो कैश में से माइनस हो जाता है और एक ही हमारा कैपिटल में से माइनस। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था जी। आइए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या बोलता है साहब, फोर्थ बोलता है आपने गुड्स परचेज करें रोहन से उधार पे 1 लाख। तो बिजनेस में गुड्स कितने के आ गए, 1 लाख। और रोहन नाम का क्रेडिटर लाइबिलिटी कितना आ गया, 1 लाख। आया समझ में, बहुत सिंपल था ये तो। अच्छा नंबर 5 साथ में ही कर लो। नंबर 5 कह रहा है गुड्स हमने रिटर्न कर दिए रोहन को 20,000 वाले, तो गुड्स कितने के चले गए, 20,000। और ऑब्वियसली जब आप गुड्स खरीदते हो उधार पे तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है, लेकिन अगर आप उन्हीं गुड्स में से कुछ गुड्स खराब निकल आए, डैमेज निकल आए, एज पर द स्पेसिफिकेशन नहीं थी, तो आप गुड्स वापस कर देते हो। तो गुड्स में से माइनस हो गया और साथ में लाइबिलिटी में से भी माइनस हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि परचेज का जो ट्रीटमेंट करते हैं, परचेज रिटर्न का उसका रिवर्स हो जाता है। जैसे परचेज अगर आपने उधार पे किया तो गुड्स प्लस हो गए और लाइबिलिटी प्लस हो गई, लेकिन अगर आप वहीं परचेज रिटर्न कर देते हैं तो गुड्स आपके माइनस हो जाते हैं और आपके क्रेडिटर भी, लाइबिलिटी भी आपकी कम हो जाती है। नंबर 6 में कह रहा है बच्चों, ये आगे जी, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। नंबर 6 में कह रहा है आपने 40,000 वाले गुड्स को बेचा है 50,000 उधार पे। तो बेटा बिजनेस में से गुड्स कितने के चले गए, 50। अच्छा उधार पे बेचा है तो डेटर क्रिएट हो जाएंगे, तो राम नाम के व्यक्ति को बेचा है कितने का, 40,000 वाले गुड्स गए हैं ना, और आपके डेटर कितने के क्रिएट हो गए, 50 के। तो 40 वाली चीज अगर आपने 50 में दी है तो 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल में क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7 कह रहा है आपने गुड्स निकाले हैं बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए 10,000। तो बिजनेस में से गुड्स चले गए 10,000, गुड्स तो चली गए ना। और ऑनर अगर बिजनेस में कोई भी चीज लगाता है तो उससे कैपिटल बढ़ जाती है, और ऑनर अगर बिजनेस में से कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उससे कैपिटल जो होती है बच्चों कम हो जाती है। नंबर 8 पे आइए, एक्रूड इंटरेस्ट। बेटा एक्रूड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, लाइक इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया बट मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ। तो उस केस में एक तो एसेट में हेड बन जाता है, किस नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट।
कितने का आ गया 5,000। और इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम के साथ अगर वर्ड आ गया ड्यू तो कैपिटल में प्लस, इनकम के साथ वर्ड आ गया रिसीव्ड तो कैश में प्लस। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा 5,000। तो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, तो फ्यूचर में रिसीव होगा, इसलिए मैंने एक एसेट में हेड बना दिया। और इंटरेस्ट ड्यू, इनकम के साथ वर्ड आ गया ड्यू, तो कैपिटल के अंदर मैंने क्या कर दिया भाई, प्लस कर दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड कर देता हूँ, फिर 2 पॉइंट रह गए हैं वो समझा देता हूँ। डबल एंट्री अगर आप लोगों ने अच्छे से अपना प्रैक्टिस कर लिया तो अकाउंटेंसी में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, मेरी गारंटी है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो आपने अभी काम नहीं किया बट आपको पैसे जो थे वो एडवांस में मिल गए, तो एक तो कैश में प्लस हो गया भाई, कितना 20,000। और एडवांस में रिसीव हो रहा है, इसका मतलब पैसे तो मिल गए बट एडवांस मतलब कि मैंने अभी फ्यूचर में उनको अभी काम करके देना है। तो लाइबिलिटी के अंदर एक हेड आ जाएगा क्या, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, और अमाउंट आ जाएगा जी आपका 20,000। 10th है बच्चों, ये तो 9 था, 10th है आपका लास्ट पॉइंट। इसमें लास्ट पॉइंट कहता है कैश रिसीव फ्रॉम राम, ऑब्वियसली राम को हम लोगों ने उधार पे सामान बेचा होगा और उससे हमें अब कैश जो है वो मिल रहा है, तो कैश में प्लस हो जाएगा 10,000। और जो राम नाम के डेटर आपने पहले क्रिएट करे होंगे उसमें से माइनस हो जाएगा बच्चों 10,000। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको कैपिटल में कब एडजस्टमेंट करते हैं कब एडजस्टमेंट नहीं करते हैं उसके बारे में समझाया, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को उठाया और उसकी डबल एंट्री को प्रैक्टिस करवाया। तो 1 या 2 क्लास का और रह गया ये वाला चैप्टर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका टेस्ट अपलोड करेंगे, आप उसको ट्राई करिएगा, जो भी आंसर कीज में से चेक करके जो डाउट होंगे उनको टेकअप करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कर लें, और कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद।